हेलो रिवान, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, कि जितने भी एक सेंटेंस में वर्ड दिए रहेंगे वह उनका क्रम बिल्कुल अस्त व्यस्त होगा और उनको रीऑर्डर में रख करके पुनः एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। तो आज का लेक्चर इसी पे है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे दिया है पहला, पहले हेडिंग दिया रहेगा फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, यानी फ्रेम निर्माण कीजिए करेक्ट सेंटेंस एक सही वाक्य का बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, यानी जितने भी वर्ड दिए जाएंगे उन वर्ड को रीऑर्डर यानी बिल्कुल उनको क्रम में लिख करके, सही क्रम में लिख करके और उनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। तो पहला जो एक्सरसाइज दिया है, हैप्पी आई दोज फॉरगेट नेवर शाल डेज, इसको हमको करेक्ट आर्डर में लिखना है। तो करेक्ट आर्डर में लिखने के लिए रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो सेंटेंस है उसके अंत में देखेंगे कि वहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन मार्क होगा तब तो वह इंटरोगेटिव होगा, अगर फुल स्टॉप होगा तो फुल स्टॉप होने पर दो सेंटेंस हो सकते हैं, एक होगा असर्टिव सेंटेंस और एक होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होता है या नेगेटिव होता है और एक इम्पेरेटिव होता है। तो यहाँ देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो फुल स्टॉप लगा है तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस के अनुसार इसको खोजेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट कहाँ है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता देखेंगे कहाँ है। तो यहाँ दिया है हैप्पी आई, तो यह देखिए यह सब्जेक्टिव केस है, तो यह हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे आई। उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको वर्ब लिखना होता है। तो अगर वर्ब हो सकता है कि उसके पहले सहायक क्रिया भी लग सकता है। तो अब इस सेंटेंस में पूरा हम देखेंगे कि कहीं क्या सहायक क्रिया कोई दिखाई दे रहा है। तो हैप्पी आई हो गया, दोज है, फॉरगेट है, नेवर है, शाल है, डेज है। तो यहाँ देखिए शैल जो होता है वह फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रयोग किया जाता है, तो वह सहायक क्रिया होता है और आई और वी के साथ शैल लगता है, तो यानी आई के साथ शाल लगेगा, यह सही है, तो यहाँ शैल लिख देंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लग जाता है, तो नॉट ना होकर के यहाँ नेवर है, तो नेवर का प्रयोग तुरंत हम सहायक क्रिया के बाद यहाँ लिख देंगे, तो ये हो गया नेवर। उसके बाद हम तुरंत मेन वर्ब ढूंढते हैं, क्योंकि सहायक क्रिया हो गया, अगर नेगेटिव हो गया तो उसके तुरंत बाद कोई ना कोई मेन वर्ब आएगा। तो मेन वर्ब देखिए हैप्पी तो वर्ब है नहीं, दोज नहीं है, फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, यानी यह हमारा मेन वर्ब है, तो यहाँ लिखेंगे फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। तो आई शाल नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब क्या कभी नहीं भूलूंगा, अब हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो यानी हैप्पी केवल एडजेक्टिव है, वह नहीं होगा। दोज होगा तो दोज के साथ कोई ना कोई नाउन आता है, तो नाउन अब देखिए बचा क्या है, एक डेज बचा है, दोज बचा है और हैप्पी बचा है। तो अब इसको रीऑर्डर करेंगे तो हो जाएगा दोज हैप्पी डेज, क्योंकि संकेत कर रहा है, याद कर रहा है। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे दोज, उसके बाद हैप्पी और डेज, ये हमारा हो गया रीऑर्डर में और यह मीनिंगफुल हुआ। इसका अर्थ क्या होगा कि आई शाल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, कि मैं जो बीते हुए यानी उन हैप्पी यानी प्रसन्नता भरे दिनों को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, ये इसका अर्थ हुआ। अब अगले सेंटेंस में चलते हैं। तो अगला सेंटेंस रीऑर्डर के लिए है, तो पहले सेंटेंस को पढ़िए, दिया है कि मी गिव ईट टू समथिंग प्लीज़। अब इसको हमको रीऑर्डर में करना है, तो इसमें भी हम देखेंगे अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो फुल स्टॉप केवल दो ही सेंटेंस में आते हैं, एक है असर्टिव सेंटेंस और एक है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के लिए हमको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होगा। तो सब्जेक्टिव केस ढूंढिए, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी जो यह आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो पहले हम मी लगा नहीं सकते हैं। गिव क्रिया है, इट क्रिया है, टू इन्फिनेटिव में आ जाएगा, समथिंग प्लीज़, यानी इसमें कोई भी क्रिया सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब अब यह है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में जाएगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम वर्ब ढूंढते हैं। तो वर्ब क्या है, एक गिव भी दिख रहा है और इट भी दिख रहा है। अब यह कन्फ्यूजन है कि हम गिव लगाएं कि इट लगाएं, तो पहले हम इसको अपने मन में ही रीऑर्डर करके देखते हैं कि क्या यह मीनिंगफुल हो रहा है। अगर ये कहते हैं कि गिव, तो अगर सब्जेक्ट पहले होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ हो गया गिव और यह ऑब्जेक्टिव केस है, तो गिव मी एक साथ हो सकता है। अगर हम इट लगाते हैं तो इट मी, तो यह गलत हो जाएगा। इट मी मतलब मुझे खाइए,
तो मुझे खाइए यह सेंटेंस ही गलत होगा, मुझे खाने के लिए तो होगा नहीं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे गिव, तो ये हो जाएगा गिव, GIVE, गिव। और यह ऑब्जेक्टिव केस है तो इसके तुरंत बाद लिख देंगे मी। अगर हम यहाँ इट पहले लिखते इट मी का मतलब ये हो जाएगा कि मुझे खाइए, तो मुझे खाए, ये तो बिल्कुल जो सेंस ही है वह गलत है। तो इसलिए हो गया कि गिव मी, मुझे दीजिए। अब क्या दीजिए, तो यानी समथिंग, कुछ दीजिए, ये हो गया समथिंग, यानी गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दीजिए। तो यह भी ऑब्जेक्ट है, यह भी ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो गिव मी समथिंग, कुछ मुझे दीजिए। अब वह कार्य पूछ रहा है किस लिए दीजिए, तो इट, खाने के लिए। तो जब ना ने नहीं आता है तो उस क्रिया के पहले हम टू लगा देते हैं, तो टू इट। ये हो गया कि गिव मी समथिंग टू इट, मुझे खाने के लिए दीजिए। अब देखिए यहाँ अंत में लिखा है प्लीज़। तो जब इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ या तो हम सबसे पहले लिखते हैं या यहाँ कॉमा लगा करके सबसे हम अंत में लिख देते हैं प्लीज़। तो दोनों तरह से यह सेंटेंस सही हो जाएगा। तो बेहतर है कि प्लीज़ हम पहले लगा दें, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया आप मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, या गिव मी समथिंग टू ईट और कॉमा लगा के यहाँ लिख सकते हैं प्लीज़। यह दोनों तरह से सही होगा। और यह देखिए पहला वाला 2002 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, यह सेंटेंस 2013 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है नो स्मोक इज देयर फायर विदाउट। यह देखिए 2011 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट ढूंढिए, नो है, स्मोक है, इज है, देयर है, फायर है, विदाउट, यानी कोई भी सब्जेक्ट इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो एक इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है देयर और इट, तो देयर को पहले लाएंगे। तो देयर भी हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्टरी वर्ड इसी सेंटेंस में प्रयोग करते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में, तो देयर हो गया। और देयर के साथ आर भी लगता है, इज भी लगता है, क्योंकि उसके बाद आने वाला, यानी इज के बाद आने वाला जो भी हमारा जो नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो नाउन के अनुसार यहाँ पर उस हम सहायक क्रिया को प्रयोग करते हैं। तो चूँकि इज दिया है, आर कहीं दिया नहीं है, तो केवल यहाँ इज होगा। तो देयर इज अब नेगेटिव है तो नो, या क्योंकि सहायक क्रिया के तुरंत बाद यह नो या नॉट या नेवर लग जाता है, तो यहाँ हो गया कि देयर इज नो। अब क्या नहीं है, तो दो सेंटेंस दो तरह से हो सकता है, स्मोक उसके बाद प्रीपोजिशन विदाउट फायर, या ऐसे कर सकते हैं देयर इज नो फायर विदाउट स्मोक, लेकिन इसका सेंस थोड़ा अटपटा हो रहा है। तो पहले लिखेंगे देयर इज नो स्मोक, ये होगा देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो स्मोक, कोई धुआं नहीं होता है विदाउट फायर, बिना आग का, यानी जब तक आग जलेगी नहीं तब तक धुआं नहीं होगा। अगर हम फायर को उठा के स्मोक और स्मोक को उठा के फायर के पास भी लिखते हैं तो कुछ काम चलने वाला सही हो रहा है, लेकिन यह काट दिया जाएगा कि देयर इज नो फायर, कोई आग नहीं होती है, विदाउट स्मोक, बिना धुआं का, यानी बिना धुआं का आग नहीं होती है, इसका सेंस भी हो गया। तो अब उनके ऊपर है कि सही भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो यह है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, इसका वास्तविक जो आंसर होगा ये होगा। तो यह देखिए 2011 में पूछा गया है। अब चौथे क्वेश्चन में चलते हैं जो 2010 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन है अ इन नीड फ्रेंड इज़ इंडीड अ फ्रेंड। अब इसको देखिए, यहाँ भी फ्रेंड, यहाँ भी फ्रेंड, यहाँ इज, यहाँ इन आया है, ए यहाँ पर भी ए आया है। अब यह देखिए इसको हमको रीऑर्डर करना है। तो कभी कभी रीऑर्डर करने वाले जो भी हमारे सेंटेंस होते हैं उसमें कभी कभी क्या करता है, प्रोवर्ब दे देता है। प्रोवर्ब का मतलब होता है मुहावरा, जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं उसी तरह अंग्रेजी में भी मुहावरे होते हैं, तो अंग्रेजी का मुहावरा दे देता है। तो वह अगर याद रहता है तब आप उसको भली भांति लिख सकते हैं, अन्यथा इधर का उधर हो सकता है। तो इसका अर्थ है, सबसे पहले इसको रीऑर्डर करते हैं फिर अर्थ बताते हैं। तो ये होगा, देखिए बीच में कॉमा भी पहले से इसमें लगा करके दिया है, दो पार्ट में यह बंटा होता है। यह जो मुहावरा है दो पार्ट में बंटा हुआ है। तो यहाँ होगा अ फ्रेंड, यानी यहाँ पर भी फ्रेंड सिंगुलर नंबर, यहाँ पर भी फ्रेंड सिंगुलर नंबर, तो इसलिए अ फ्रेंड, और यहाँ लिखेंगे अब, यानी यह एक तरफ है और यह एक तरफ है, तो यह हो जाएगा अ फ्रेंड इन, और ये हो जाएगा नीड। इसलिए कॉमा लगा करके इसको एक तरफ या दूसरे तरफ, तो इसको एक तरफ यहाँ रीऑर्डर कर देना है और इसको एक तरफ रीऑर्डर कर देना है। तो अ फ्रेंड इन नीड, NEED, यहाँ दिया है नीड, तो अ फ्रेंड इन नीड,
अब यहाँ कॉमा, इज अ फ्रेंड और हो जाएगा इंडीड। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर निकालेंगे मुहावरा के अर्थ में तो होगा मित्र वही जो समय पर काम आवे, मित्र वही जो समय पर काम आवे, इसका अर्थ ये होता है। तो कभी कभी इस तरह जो भी रीऑर्डर करने वाले हमारे जो वर्ड्स आते हैं उस वर्ड्स में मुहावरे भी देते हैं, तो अगर मुहावरे याद रहेंगे तो उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि सा ओवर आई फ्लाइंग एन हिल एरोप्लेन द, यहाँ पर भी देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है, यहाँ पे भी फुल स्टॉप लगा हुआ था। तो जहाँ भी फुल स्टॉप लगा है वह दो ही सेंटेंस होगा, या तो असर्टिव सेंटेंस या इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो पहले असर्टिव सेंटेंस ट्राई किया जाता है। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना होता है। तो यहाँ इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, यहाँ दिया है सा, यहाँ दिया है ओवर, यहाँ आई फ्लाइंग एन हिल एरोप्लेन द। तो यहाँ एरोप्लेन भी सब्जेक्ट हो सकता है, आई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो चूँकि आई ही सब्जेक्ट होगा, एरोप्लेन ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं, आई को हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वह आई है, तो यहाँ हो जाएगा आई। अब हमको ढूंढना होता है या तो सहायक क्रिया, अगर मिल जाता है तो सहायक क्रिया पहले लिखेंगे, अन्यथा मुख्य क्रिया। तो यहाँ देखिए क्रिया एक सा दिया है और यहाँ एक क्रिया फ्लाइंग दिया है। तो आईएनजी तभी जुड़ता है या तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो तो उसमें इज एम आर आएगा उसके पहले, या तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसमें वाज और वर्ब आएगा। तो वाज वर्ब दिया नहीं है, इज एम आर भी नहीं दिया है, मतलब यह क्रिया का काम नहीं करेगा। तो मुख्य क्रिया का काम यहाँ पे सा, क्योंकि क्रिया का सेकेंड फॉर्म तो कर्ता के तुरंत बाद यहाँ क्रिया आएगा, तो ये हो जाएगा सा। तो आई सा मैंने देखा, तो क्या देखा, यानी कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, क्रिया के बाद तुरंत हमको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आई सा देखा, तो क्या देखा, एरोप्लेन देखा। तो अब एरोप्लेन यहाँ वावेल से शुरू हो रहा है, इसका उच्चारण भी हिंदी वावेल से हो रहा है, इसके आगे हमको एन लगाना होगा। तो यहाँ होगा एन, एरोप्लेन। अब किस हालत में देखा, तो वह उड़ रहा था। तो इसमें आईएनजी यानी यह पार्टिसिपल का काम करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा। तो जो उड़ रहा है उसी के पास उस आईएनजी वाले को हम लिख देंगे। तो ये होगा आई सा एन एरोप्लेन फ्लाइंग, मैंने एक जहाज़ को उड़ते हुए देखा। अब कहाँ उड़ रहा था, तो उसके बाद देखिए प्रीपोजिशन दिया है ओवर, ऊपर उड़ रहा था, किसके ऊपर, हिल, पहाड़ी के ऊपर। तो आई सा एन एरोप्लेन फ्लाइंग और यहाँ लिख देंगे ओवर, उसके बाद बचा है द और उसके बाद बचा है हिल, तो यहाँ लिख देंगे हिल और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा रीऑर्डर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक हवाई जहाज़ को पहाड़ी के ऊपर उड़ते हुए देखा। इस प्रकार यह रीऑर्डर हुआ। अगला सेंटेंस फिर देखते हैं। यह दिया है कि ही एनी ब्रेन्स नॉट डज एपियर टू हैव। यह देखिए 2010 में पूछा गया है। अब इसको रीऑर्डर करना है, तो काम वही है, जब फुल स्टॉप आएगा तो हमको या तो असर्टिव या तो इम्पेरेटिव। तो अब असर्टिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ही सब्जेक्टिव केस होता है, यानी ही हम सब्जेक्ट के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे ही। अब यहाँ नॉट और डज दिया है, तो ही सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट लगेगा, तो बिल्कुल लिख देंगे, तो यह हो जाएगा डज नॉट। उसके बाद तुरंत क्रिया लगना होता है, तो यानी एपियर और हैव दोनों चूँकि क्रिया है, तो अब यहाँ हैव लगाएंगे, तब यहाँ देखिए सेंस नहीं बैठ रहा है, यह मीनिंगफुल नहीं हो रहा है। तो अगर लिखते हैं ही डज नॉट हैव, उसके बाद एनी ब्रेन, फिर एपियर, तो यह इसका जो सेंस है क्रम में नहीं बैठ पा रहा है, तो अब एपियर को लाएंगे। तो यानी यहाँ होगा एपियर। एपियर का मतलब होता है प्रतीत होना, यानी हो गया ही डज नॉट एपियर। अब यहाँ चूँकि टू हैव दिया है तो यह इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। टू हैव यानी पास होना, रखना। तो ही डज नॉट एपियर टू हैव, अब क्या उसके पास ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं है, तो एनी ब्रेन्स, तो यहाँ हो जाएगा एनी, BRAINS। तो ये हो गया ही डज नॉट एपियर टू हैव एनी ब्रेन्स, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास कोई दिमाग ही नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ ही डज नॉट एपियर टू हैव एनी ब्रेन्स, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास बिल्कुल दिमाग ही नहीं है, ये इसका अर्थ हुआ। नेक्स्ट 7वें सेंटेंस पे चलते हैं। तो 7वां सेंटेंस दिया है बॉय माई ब्रदर इज आइज ब्लू विद द, यहाँ पर भी फुल स्टॉप है और ये 2010 में पूछा गया है।
तो 2010 में पूछा गया है, तो यहाँ पे ढूंढिए, अगर फुल स्टॉप है तो या तो इम्पेरेटिव या तो असर्टिव सेंटेंस। तो चूँकि इज आया है तो यह इम्पेरेटिव ना होकर के असर्टिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो यानी बॉय दिया है, माई और माई ब्रदर भी हो सकता है सब्जेक्ट, बॉय भी हो सकता है, और कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ द और बॉय, यहाँ हो गया द बॉय, क्योंकि माई ब्रदर के आगे द नहीं लगेगा, तो ये हो गया कि द बॉय, वह लड़का। अब यहाँ इज, अगर यहाँ लगाते हैं तो इज लगाएंगे तो क्या देखेंगे, सही हो सकता है कि इज माई ब्रदर इज, अब क्या, यानी द बॉय इज माई ब्रदर, वह लड़का मेरा भाई है। अब द बॉय इज माई ब्रदर, यह भी सेंस गलत होगा। अब वही लड़का मेरा भाई, इसका सेंस ये हो सकता है। आगे देखते हैं, अगर लगाते हैं कि द बॉय इज माई ब्रदर, वह लड़का मेरा भाई है, और क्या हो रहा है कि विद द ब्लू आइज, यह सेंस कुछ उल्टा सीधा हो जा रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। इस पर एक वीडियो लेक्चर हम बना चुके हैं, और इस तरह के सेंटेंस जब आते हैं तो उसको किस प्रकार से हम अनुवाद करते हैं, चाहे किस प्रकार से हम उसको लिखते हैं, इसके लिए एक वीडियो लेक्चर पहले से ही बन चुका है। उसको आप वीडियो जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जा कर के अनुवाद के सेक्शन में देख सकते हैं। तो यहाँ हुआ कि द बॉय, अब उसके बाद यह प्रीपोजिशन लगेगा, तो ये हो गया विद, और उसके बाद जो हमारा एडजेक्टिव है, तो ये है एडजेक्टिव ब्लू, BLUE, ब्लू, और क्या है ब्लू, तो आइज। तो इसका मतलब हुआ कि द बॉय विद ब्लू आइज, नीले आँखों वाला लड़का, यानी इसमें वाला वाली करके आएगा, इसमें जो विद है यह साथ के सेंस में नहीं आएगा, मतलब भाव वही है, लेकिन वहाँ हिंदी में उसका हम अर्थ निकालेंगे वाला, कि द बॉय विद ब्लू आइज, नीले आँखों वाला लड़का। अब ये कहेंगे वाला वाली के लिए तो अबाउट टू का प्रयोग होता है, तो अबाउट टू का प्रयोग तभी होता है जब काम होने वाला है। इसमें कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है, यह दिखाई दे रहा है कि जो वह नीला आँख है उसी के पास है, तो इसमें काम कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए इसका हम अर्थ वाला वाली में निकाल लेते हैं। तो द बॉय विद ब्लू आइज, नीले आँखों वाला लड़का। अब लगाएंगे इज, तो कहेंगे यहाँ आइज आया है तो ये बहुवचन है, यानी प्लूरल नंबर है, तो इज क्यों लगाएंगे, तो चूँकि हम आइज के लिए नहीं लगाएंगे, इस लड़के की बारे में बता रहे हैं, तो इस लड़के के अनुसार यहाँ इज लगेगा, आइज के अनुसार नहीं लगेगा, क्योंकि कह रहा है कि नीले आँखों वाला लड़का मेरा भाई है। तो भाई कौन है, आँख भाई है कि वह लड़का भाई है, तो लड़का सिंगुलर नंबर में है, इसलिए उसके अनुसार हम यहाँ पे इज लगाएंगे। और यहाँ बचा है माई ब्रदर, तो लिख देंगे माई, और ये हो जाएगा ब्रदर। क्लियर हो रहा है। तो द बॉय विद ब्लू आइज इज माई ब्रदर, कि नीले आँखों वाला लड़का मेरा भाई है, इसका अर्थ ये हुआ। अब लास्ट वन इसमें इस स्लाइड का है कि डू टू टेल दिस वर्क हिम विदाउट डिले। अब इसको भी हमको रीऑर्डर करना है, तो अंत में देखिए यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा है, या तो असर्टिव सेंटेंस या तो इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में बनाने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, आई, बी, ही, सी, दे, किसी का नाम हो सकता है, नाउन। तो देखिए डू टू टेल, कोई भी यहाँ नाम दिखाई नहीं दे रहा है, और ना ही कोई सब्जेक्टिव केस दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखिए डू टू टेल हिम ऐसे कुछ दे रहा है, तो यह जब फुल स्टॉप लगा है तो या तो इम्पेरेटिव या तो असर्टिव, तो असर्टिव नहीं है तो यह इम्पेरेटिव है। तो इम्पेरेटिव में सबसे पहले अगर नॉट नहीं है तो सबसे पहले हम वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब यहाँ डू भी होता है, टेल भी होता है। तो डू और टेल दोनों को हम आपस में पहले मन में ही लगा के देख लेंगे कि इसका यह अर्थ निकल पा रहा है। डू, अब डू के बाद हिम, चाहे डू दिस वर्क, इस काम को करो, यह हो सकता है डू दिस वर्क, इस काम को करो। अब हिम नहीं देखिए बैठ रहा है, तो इसलिए इसको बदल देंगे, इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ। तो पहले लिखेंगे टेल, टेल का मतलब कहो, बताओ उसको, टेल कहो, किसको कहो। तो यहाँ ऑब्जेक्ट देखिए दिया है हिम, तो टेल हिम, क्योंकि क्रिया के बाद तुरंत हमको ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगाना होता है, तो हिम ऑब्जेक्ट है, हो गया टेल हिम, उसे कहो, क्या कहो। तो यहाँ है टू और डू, टू डू करने के लिए कहो, कि टेल हिम उसे कहो, टू डू करने के लिए, क्या करने के लिए। तो दिस वर्क दिया है, ये हो गया दिस वर्क, टेल हिम टू डू दिस वर्क, इस काम को उसे करने के लिए कहो, यह इसका सेंस हुआ। और बचा है विदाउट डिले, तो यहाँ लिख देंगे पहले प्रीपोजिशन और उसके बाद डिले, DELAY, ये हुआ।
सॉरी विदाउट डिले, विद आउट, और ये हो गया DELAY। ये देखिए 2009 में पूछा था, तो ये होगा कि टेल हिम टू डू दिस वर्क विदाउट डिले। डिले का मतलब होता है विलम्ब, देर। इसका अर्थ हुआ कि उसे इस काम को बिना देरी किए करने के लिए कहो।